गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच परीक्षा के ध्येय से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। चाहे वह टेट परीक्षा हो आपका या सीटेट हो या सुपर टेट हो, अर्थात अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा कोई भी हो, उसके ध्येय से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। कृपया आप ध्यान दीजिए। अगर यह टॉपिक आपको अच्छी लगे तब आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें पता चले कि कितने लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है। आप ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है स्किनर का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो आज हम प्रोफेसर बीएफ स्किनर के विषय में चर्चा करेंगे, जो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत यह कहां के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। कहां के प्रोफेसर थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। मनोवैज्ञानिक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, वह मुख्य रूप से पुनर्बलन पर बल देता है। इनका सिद्धांत किस पर बल देता है? इनका सिद्धांत मुख्य रूप से पुनर्बलन पर बल देता है। इनका सिद्धांत मुख्य रूप से पुनर्बलन पर देता है। वह पुनर्बलन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सकारात्मक पुनर्बलन, और नंबर दो, नकारात्मक पुनर्बलन। जबकि कहा जाए पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिए हैं सीएल हल ने। लेकिन अगर कहा जाए कि सीएल हल के अतिरिक्त और किसने पुनर्बलन सिद्धांत की व्याख्या की है, तो वह है स्किनर महोदय। प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने पुनर्बलन पर जोर दिया, बहुत ही अत्यधिक जोर दिया है। इनका सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि यदि बालक को पुनर्बलन दिया जाए तो बालक किसी भी क्रिया को आसानी से कर सकेगा। अर्थात यदि बालक को पुनर्बलन दिया जाए तो बालक अधिगमित हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने अपना यह सिद्धांत सन 1938 ईस्वी में दिया था।
ठीक, इन्होंने पुनर्बलन की बात कही और जितने इन्होंने दो प्रकार के पुनर्बलन बताए, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। बोले बालक दोनों प्रकार के पुनर्बलन से सीख सकता है या सीखता है, ठीक है। लेकिन सकारात्मक पुनर्बलन से बालक अत्यधिक सीखेगा और नकारात्मक पुनर्बलन से बालक इससे कुछ कम सीखेगा। तो इन्होंने अपना यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत सन 1938 ईस्वी में दिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ी इनके विषय में हम चर्चा कर लें कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी और इन्होंने इस पुनर्बलन के विषय में कौन कौन सी बातें बताई, किस प्रकार से बालक के सीखने की बात बताई और इन्होंने जो प्रयोग किए किस पर प्रयोग किए उसके विषय में आगे चलते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, इनका जन्म 20 मार्च सन 1904 को हुआ था। इनका जन्म 20 मार्च सन 1904 को हुआ था। 20 मार्च सन 1904 को हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 18 अगस्त सन 1990, ठीक। जन्म 20 मार्च सन 1904 को और मृत्यु हुई थी 18 अगस्त सन 1990 को। इसी के बीच इन्होंने अपने सारे यह शिक्षा पे प्रयोग बात इत्यादि चीजें कही। तो देखिए इन्होंने जो प्रयोग किए थे, अपना जो प्रयोग किए थे वह प्रयोग किए थे चूहे पर और कबूतर पर। चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किस पर किए थे? चूहे पर और कबूतर पर। जिस बॉक्स का इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम ही रखा था क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। इन्होंने जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उस बॉक्स का नाम रखा था क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। तो इसमें पुनर्बलन पुनर्बलन था भोजन, पुनर्बलन था भोजन और अनुक्रियाकर्ता यह यश था और अनुक्रियाकर्ता चूहा व कबूतर जो आर। इन्होंने भी जो अपना सिद्धांत दिया थार्डनाइट के सिद्धांत को इन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा था उद्दीपक फिर अनुक्रिया, मतलब पहले
उद्दीपक दिया जाए फिर अनुक्रिया कराया जाए। इन्होंने क्या कहा, पहले अनुक्रिया कराया जाए फिर उद्दीपक दिया, मतलब उद्दीपक दिखाई न दे, लेकिन आवश्यकता हो उसकी। तो इन्होंने जो बात कही उसमें क्या हुआ, उसमें आर पहले और यस बाद में, मतलब पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपक। ठीक है, तो अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता था। यह कहां के मनोवैज्ञानिक थे, तो यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, अब हम चलिए जानते हैं कि इन्होंने जो यह सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उसको किन किन नामों से जाना जाता है। पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इनके प्रयोग पे, फिर उसके बाद क्रिया पे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इनके सिद्धांत का नाम है सिद्धांत का नाम। तो सबसे पहले हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक। दूसरा नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन नंबर 3 अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। नंबर 4 RS थ्योरी, नंबर 5 R थ्योरी, नंबर 6 क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। नंबर 7 सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, तो इन नामों से जानते हैं इनके सिद्धांत को। कभी कभी अगर पूछ दे सीएल हल नहीं दिया है तो इनके सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। परंतु इस सिद्धांत को दिया किसने है,
इस सिद्धांत को दिए हैं सी एल हल ने। इस सिद्धांत को दिए हैं सी एल हल ने। यदि कहा जाए सी एल हल नहीं है, विकल्प में यदि पूछ दिया पुनर्बलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आप लिखेंगे अगर सी एल हल है विकल्प में तब तो सी एल हल से, अगर नहीं है तो किससे, स्किनर से। ठीक, या इसमें से कोई सिद्धांत दे दे, इसमें से कोई नाम दे दे और पूछे कि पुनर्बलन सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो यदि इनका कोई सिद्धांत है तो समझ लीजिए उन्हीं से संबंधित है। ठीक, तो यह हुआ उनके सिद्धांत का नाम। अब हम चलते हैं प्रयोग की तरफ। जो इन्होंने प्रयोग किए चूहे पर और कबूतर पर, तो दोनों प्रयोगों को हम पहले देखेंगे। ठीक, चलिए प्रयोग देखते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किए हैं उस बॉक्स का नाम क्या रखे थे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। इन्होंने उस बॉक्स का नाम रखे थे क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। किसने रखा था, स्किनर ने। लेकिन इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य ने, इनके शिष्य ने उसका नाम बदलकर स्किनर बॉक्स रख दिया। स्किनर बॉक्स रख दिए। इन्होंने उस बॉक्स का नाम रखा था क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। लेकिन इनके शिष्य ने उसका नाम बदलकर क्या रख दिया, उसका नाम बदलकर रख दिया स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स क्या नाम रख दिया, स्किनर बॉक्स। ठीक, चलिए इन्होंने जो प्रयोग किए उस पर चलते हैं। जैसे कबूतर पर, पहला प्रयोग देखिए कबूतर पर। कबूतर पर इन्होंने जब प्रयोग किए तो एक कमरे में क्या किए, कबूतर को बंद कर दिए। एक कमरे में कबूतर को बंद कर देते हैं और ऊपर एक बॉक्स में, यह क्या है, एक बॉक्स है जिसमें अनाज के दाने भर देते हैं। इसमें, ठीक, इसमें अनाज के दाने भर देते हैं। अब दाने भरने के बाद कबूतर को यहां छोड़ दिए हैं। कबूतर इसके अंदर है। यहां पर एक लीवर लगा दिए हैं। एक लीवर है, लीवर अर्थात एक बटन है। इस बटन पर क्या करता है कबूतर, बार बार मतलब इधर उधर करता है। अब करने के बाद यह जानता नहीं है कि हमको भोजन मिलेगा या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ की पता इसको नहीं है। यह क्या करेगा, अपना ठोर इधर उधर मारता है। तो मारते मारते अचानक वह इस लीवर पर मारता है और यह लीवर क्या होता है, नीचे को दब जाता है। जैसे ही लीवर नीचे को दबता है, यहां से यह बॉक्स खुल जाता है और दाना नीचे गिर जाते हैं। और जब दाना नीचे गिर जाते हैं, कबूतर दाने को चुग लेता है। यही प्रक्रिया वो बार बार करता है। तो अब कुछ समय के बाद कबूतर अन्य जगहों में अपनी चोंच नहीं मारता, अपना ठोर नहीं मारता, वह सीधे कहां मारता है, लीवर पर मारता है। और लीवर पर मारता है, अनाज गिरता है, खा लेता है। यही प्रक्रिया बार बार करने से अब उसे
कोई दिक्कत नहीं होती है, वह सीख गया कि हमें दाना कैसे मिलेगी, अर्थात हमको भोजन कैसे प्राप्त होगा। ठीक, अब यही क्रिया चूहे पर भी किया, इसी प्रकार से प्रयोग किस पे, चूहे पर किया। जब चूहे पर किया तो उसी प्रकार से लीवर, एक लीवर नीचे था, यहां दाना भरा हुआ था, इसका कनेक्शन इससे था, कनेक्ट किया था। अब चूहे को इसमें छोड़ देता है, चूहा क्या करता है, इधर उधर दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, जाकर इस लीवर पर बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है तो अचानक यह बॉक्स खुल जाती है और इस बॉक्स से दाने गिर जाते हैं। जब दाने गिरते हैं चूहा आसानी से चुग लेता है। ठीक, तो यही क्रिया बार बार जब दोहराया गया, तहराया गया, कई बार किया गया, तो अब चूहा सीख चुका था। अब चूहे को इधर उधर ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होती थी। चूहे को जब भूख लगती थी वह सीधे क्या करता था, जाकर इस लीवर पर बैठ जाता था, और जब बैठ जाता था तो यह बॉक्स खुल जाती थी और इसमें से दाने गिर जाते थे। जब दाने गिर जाते थे आसानी से वो चुग लेता था। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किए। इन्होंने कहे पहले उसको कुछ दिखाइए नहीं, उद्दीपक मत दिखे, पहले उससे अनुक्रिया कराइए। जब अनुक्रिया करेगा तो उद्दीपक अपने आप उसे मिलेगा। उद्दीपक क्या है, लक्ष्य है। तो जब वह क्रिया करेगा तो उसे भोजन अवश्य मिलेगा। किसको, कबूतर को या चूहे को। तो इसी प्रकार से जब बालक क्रिया करेगा तो उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा, अर्थात वह अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएगा। लेकिन उसे पहले वह मत दिखाइए। इनके कहने का तात्पर्य था कि पहले बालक से क्रिया कराइए, उसके बाद यह पुरस्कार पाएगा। अर्थात पुरस्कार के रूप में उसे क्या मिला, भोजन। क्या मिला, भोजन। ठीक, तो चलिए थोड़ी सी चर्चा हो जाए। इन्होंने जो प्रयोग में बातें कही है, उदाहरण के तौर पे इनके कहने का तात्पर्य क्या था, चलिए पहले देख लीजिए। स्किनर व CL हल दोनों ने बात की थी किसके लिए, पुनर्बलन के लिए। दोनों ने बात किए थे किस पे, पुनर्बलन पे। लेकिन इनके पुनर्बलन में थोड़ा अंतर था, थोड़ा अंतर था। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा पहले बालक से अनुक्रिया कराइए, पहले बालक से अनुक्रिया कराइए, फिर उसे पुरस्कार दीजिए। इन्होंने कहा पहले बालक से अनुक्रिया कराइए फिर पुरस्कार दीजिए, तब बालक क्या होगा, आसानी से सीखेगा, तब बालक में अधिगम का क्या होगा, विकास होगा। ठीक, लेकिन हल महोदय ने क्या कहा, हल महोदय ने क्या कहा, हल महोदय ने कहा पहले बालक को पुरस्कार दीजिए, पहले बालक को पुरस्कार दीजिए फिर अनुक्रिया करेंगे। ठीक, तो स्किनर ने कहा पहले बालक से अनुक्रिया कराया जाए फिर पुरस्कार दिया जाए, यानी बाद में पुरस्कार दिया जाए।
और हल महोदय ने क्या कहा पहले बालक को पुरस्कार दे दिया जाए, उसके बाद अनुक्रिया कराया जाए। अर्थात हल महोदय के अनुसार पहले बालक को टॉफी दे दिया जाए। एक बालक है, उदाहरण के तौर पे एक बालक है, उसे पहले टॉफी दे दिया जाए, फिर माता पिता का पैर छूने के लिए कहा जाए, तो वो छुएगा। वे बालक क्या करेगा? छुएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा? बालक से कहिए पहले पैर छुए, उसके बाद उसको पुरस्कार दीजिए। तो दोनों में क्या है? अंतर है। यह पहले पुरस्कार दे के बालक को सिखाना चाहता है और यह पहले बालक को सिखाकर फिर पुरस्कार देना चाहता है, कि पहले बालक क्रिया करे, बालक पहले क्रिया करे फिर पुरस्कार पाए। जैसे एक नौकर, स्किनर के आधार पे हम चलते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में एक नौकर है या दरवाजा खोलने वाला गेटमैन है, तो वह दरवाजा खोलने के लिए क्या लेता है? पेमेंट लेता है कि नहीं? तो इनका कहना है स्किनर महोदय का कि पहले उससे कहिए क्यों क्या करे? पहले दरवाजा खोले। अर्थात जब कोई आगंतुक आता है तो दरवाजा खोले और बंद करे, खोले बंद करे। यह क्रिया वो 1 महीने तक लगातार करे, तब उसको जाके उसके बाद हम पेमेंट देंगे। हाँ, तो यह बात कहने पे वह क्या करता है? क्रिया करता है और 1 महीने के बाद पेमेंट पाता है, फिर क्रिया करता है, फिर 1 महीने के बाद पेमेंट पाता है। तो यह क्रिया बार बार करते करते वह क्या करता है? अब वह उससे दूर नहीं जाना चाहता, वह करना चाहता है। हाँ, लेकिन हल महोदय ने क्या कहा? इनके अनुसार कि पहले उसको पेमेंट दे दीजिए, उसके बाद करने के लिए कहिए, यानी बाध्य कर दीजिए। जब वह पेमेंट पा जाएगा या पुरस्कार पा जाएगा तो बाध्य हो जाएगा, तो क्रिया करेगा ही करेगा। तो दोनों का अपने अपने जगह बात सत्य है। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, महत्व। तो महत्व क्या है? यह किसी कार्य को क्या करते थे? किसी कार्य को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके करने के लिए कहते थे। किसी कार्य को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके करने में इसका महत्व है। इसका महत्व है। अगला, इससे बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इससे बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इससे बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इससे बालक का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इससे अधिगम शीघ्र होता है। बालक को
पुनर्बलन से सुख की अनुभूति होती है तो वह क्रिया को बार बार करता है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए महत्व क्या है। किसी भी कार्य को छोटे छोटे खंडों में, यानी कोई भी कार्य है, बृहत कार्य है, तो उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके करने के लिए यह सिद्धांत क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। इसमें बालक के शब्द भंडार की क्या होती है, वृद्धि होती है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक के शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक इत्यादि विकास होता है। इससे अधिगम क्या होता है, बालक का शीघ्र होता है। निरंतर क्रिया करेगा और अधिगम क्या होगा, शीघ्र होगा। ठीक है, तो इसमें बालक को यदि जो पुनर्बलन दिया जाता है वह क्या हो, सुखद हो, तो बालक उस कार्य को बार बार करना पसंद करता है। ठीक है, तो इत्यादि प्रकार की बातें इस सिद्धांत से सीखने को मिलती हैं। ठीक, अगर आपको यह सिद्धांत या यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, आगे हम फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।